नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पे। दोस्तों, हमने कल के वीडियो के अंदर जैविक एवं अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अध्ययन किया था। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपन ने असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। जो साथी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत जो जीवाणु है वो किस प्रकार से गुलिका यानी गांठ का निर्माण करता है। अर्थात टॉपिक है हमारा जीवाणु संक्रमण एवं गुलिका अर्थात गांठ निर्माण की क्रियाविधि किस प्रकार से गुलिका का निर्माण होता है। नहीं, राइजोबियम है, राइजोबियम ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। ग्राम नेगेटिव बेसिलस प्रकार का जीवाणु है जो लेग्यूम पादपों की मूलों के अंदर गांठ बना करके या गुलिका बना करके रहता है। यह जो जीवाणु है वो गुलिका निर्माण निम्न चरणों के अंतर्गत करता है। इसका पहला चरण हम देखते हैं कि सबसे पहले जीवाणु जड़ों द्वारा लेक्टिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन का, यानी सबसे पहले जो जड़ हैं, जैसे ये पौधा है, इसके ये जड़ें हैं, इस जड़ों के समीप कौन आता है? राइजोबियम जीवाणु आता है। तो सबसे पहले जड़ें हैं कौन? जड़ों के द्वारा लेक्टिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? लेक्टिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित की जाती है, जिससे जीवाणु है वो जड़ों की ओर आकर्षित होता है। सबसे पहले जड़ें क्या करती हैं? लेक्टिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण करती हैं और इस प्रोटीन की ओर आकर्षित होकर के जो जीवाणु हैं ये जीवाणु जड़ों की ओर जाते हैं। दूसरा स्टेप आता है कि पादप की जड़ों द्वारा स्रावित ऑक्सिन व साइटोकाइनिन, पादप की जड़ें हैं ना, एक तो ऑक्सिन हार्मोन स्रावित करती हैं, दूसरा साइटोकाइनिन का स्रावण करती है। यानी पादपों की जड़ों द्वारा स्रावित ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन जीवाणु द्वारा बनाए गए नोड कारक के प्रभाव में मूल रोमों का शीर्ष है वो आगे से, जैसे ये मूल रोम है, ये आगे से शीर्ष है वो हुकनुमा बना देती है। जो मूल रोम का शीर्ष है वो आगे से, यानी जीवाणु द्वारा, यानी ये जो हार्मोन है वो जीवाणु द्वारा बनाए गए नोड कारक के प्रभाव में मूल रोम का शीर्ष आगे से हुक की तरह, कैसे? हुक की तरह कुंडलित कर देते हैं। अब ये जो हुक समान कुंडलित मूल रोम के सिरे पर, हुक समान कुंडलित मूल रोम के सिरे पर कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जगह जगह पे टूट जाती है। कोशिका भित्ति जगह जगह पे टूट जाती है एवं जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यानी इस हुकनुमा भाग की कोशिका भित्ति है वो जगह जगह पे टूट जाएंगी और जीवाणु हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कोशिका में प्रवेशित राइजोबियम जीवाणु को अब क्या कहा जाता है? बैक्टीरोइड कहा जाता है। ये जो जीवाणु है वो इस हुकनुमा संरचना में प्रविष्ट हो जाएगा, तब उसे बैक्टीरोइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बैक्टीरोइड कहा जाता है।
मूल रोम की झिल्ली अंदर की ओर बढ़ते हुए संक्रमण तंतु का निर्माण करती है। मूल रोम की झिल्ली अंदर की ओर बढ़ते हुए क्या बनाती है? संक्रमण तंतु बनाती है, जो डीएनए बहुगुणन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? डीएनए बहुगुणन को प्रेरित करता है। इस कारण जो वलकुटीय कोशिकाएं हैं वो बहुगुणित हो जाती हैं। वलकुटीय कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? बहुगुणित हो जाएंगी और लगातार विभाजन द्वारा गांठ बनाती हैं। गांठों के आकार में जो वृद्धि है जीवाणु द्वारा स्रावित IAA हार्मोन, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन द्वारा होती है। यानी गुलिका निर्माण के बाद संवहन ऊतक विकसित हो जाते हैं। जब गुलिका बन जाती है अर्थात गांठ जब बन जाती है तो गांठ बनने के बाद जो संवहन ऊतक हैं वो विकसित हो जाएंगे तथा कोशिकाओं में स्थित ये जो बैक्टीरोइड है, कोशिकाओं में स्थित बैक्टीरोइड क्या स्रावित करता है? लैग हीमोग्लोबिन स्रावित करता है और ये लैग हीमोग्लोबिन के स्रावण से गुलिका है उसका रंग गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलिका का रंग गुलाबी हो जाता है। जबकि मृत अवस्था में गुलिकाएं श्वेत या हल्के पीले रंग की होती हैं। जैसे एक हम बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के माध्यम से इस चीज को समझें तो देखते हैं। ये हमारा डायग्राम का टॉपिक गुलिका निर्माण का है। तो इसमें देखो सबसे पहले जड़ों ने लैक्टिन नामक जो प्रोटीन है वो स्रावित की। हाँ भाई, कौन सी प्रोटीन? लैक्टिन प्रोटीन स्रावित की। अब लैक्टिन प्रोटीन ने किनको? जीवाणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद में जो ये जड़ों के द्वारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन है वो जीवाणु द्वारा बनाए गए नोड कारक ने मूल रोम के इस सिरे को, ये मूल रोम का आगे का सिरा है, वो आगे से उसको हुकनुमा बना देती हैं। आगे से ऐसे हुक की तरह से बना देती हैं। हुक समान कुंडलित मूल रोम के सिरे पे कोशिकाओं की कोशिका भित्ति फट जाती है और इसके अंदर बैक्टीरिया प्रवेशित हो जाता है। और बैक्टीरिया के प्रवेश होने के बाद यानी प्रवेशित बैक्टीरिया को अब बैक्टीरोइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बैक्टीरोइड कहा जाएगा। अब मूल रोम की झिल्ली अंदर की ओर बढ़ते हुए क्या करेगी? डीएनए तंतु का निर्माण करेगी और डीएनए जब बहुगुणन हो जाएगा तो वलकुटीय जो कोशिकाएं हैं वे बहुगुणित होकर लगातार विभाजित करते हुए एक गांठ का निर्माण कर लेती हैं। और ये जीवाणु द्वारा ये स्रावित इंडोल एसिटिक एसिड है वो गांठ निर्माण को क्या करता है? गांठ निर्माण की क्रिया को उद्दीप्त करता है। अब दूसरी बात, गुलिका निर्माण के बाद संवहन ऊतक क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे तथा कोशिकाओं के अंदर बैक्टीरोइड द्वारा लैग हीमोग्लोबिन स्रावित किया जाता है और लैग हीमोग्लोबिन के कारण गुलिकाओं का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? गुलाबी दिखाई देता है। अगर आपसे कोई पूछे भाई गुलिकाओं का रंग गुलाबी कैसे होता है तो आप कहोगे लैग हीमोग्लोबिन के कारण। कौन स्रावित करता है? बैक्टीरिया द्वारा लैग हीमोग्लोबिन स्रावित किया जाता है। अब हम बात करते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दो प्रकार की प्रोटीन बनती हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रोटीन कितने प्रकार की बन रही हैं भाई? दो प्रकार की प्रोटीन बनती हैं।
यानी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दो प्रकार की प्रोटीन बन रही है। एक प्रोटीन है लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन। हाँ भाई, सक्रिय और कार्यरत, यानी सक्रिय होनी चाहिए, सक्रिय व कार्यरत गुलिकाओं में, किनमें, या गांठों में, गुलिकाओं में लाल गुलाबी रंग का एक वर्णक पाया जाता है। कैसे रंग का? लाल गुलाबी रंग का एक वर्णक पाया जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। सक्रिय व कार्यरत गुलिकाओं में लाल गुलाबी रंग का एक वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में O2 का अवशोषण करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसका अवशोषण करता है? O2 का अवशोषण करके नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में? यानी N2 प्लस O2 को किसकी एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसे स्थिरीकृत कर देता है, अर्थात नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अर्थात ये लैग हीमोग्लोबिन O2 का क्या किया? अवशोषण किया, और नाइट्रोजन के साथ किसके उपस्थिति में? नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड में बदल देता है। लैग हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में, ये लैग हीमोग्लोबिन क्या हो? एब्सेंट हो, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि गुलिकाओं में लैग हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है, तो क्या इस स्थिति में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होगी? तो इसका मतलब क्या है? ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। दूसरी जो प्रोटीन आती है उसे हम नोड्यूलिन प्रोटीन बोलते हैं। नोड्यूलिन प्रोटीन, हाँ भाई, यह प्रोटीन गुलिका की संरचना एवं वो नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में काम आती है। ये तो एक तो गुलिका की संरचना, गुलिका की संरचना में नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में काम आती है, उपापचय में काम आती है। कौन सी प्रोटीन? नोड्यूलिन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दोनों सहजीवों के जीनों पर आपस में परस्पर सहयोग पाया जाता है। यानी दोनों जो जीव हैं, अर्थात एक पौधा और दूसरा जीवाणु, उन दोनों का आपस में सहयोग होता है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में परपोषी के नोड जीन व जीवाणु के नोड निक और फिक्स जीनों का विशेष सहयोग होता है। परपोषी यानी ये जो पौधा है, इसका तो कौन सा जीन? नोड जीन। परपोषी या पौधे का तो कौन सा जीन? पादप का नोड जीन। और जीवाणु का, ये तो पादप का हो गया, और जीवाणु का कौन सा जीन? नोड निफ एवं फिक्स जीन सहयोग करते हैं। किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनका विशिष्ट रूप से योगदान होता है। नोड जीन गुलिकाओं के निर्माण में, ध्यान रखना ये नोड जीन है, ये तो गुलिका निर्माण में, गुलिका निर्माण, ये गुलिका निर्माण में। नोड जीन तो किसके अंदर काम आता है? गुलिका निर्माण में। और जो ये निफ जीन है, ये N2 स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। N2 स्थिरीकरण में अगर आपसे कोई पूछ ले नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन सा जीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप क्या कहोगे? निफ जीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, वो इस जीन की सहायता से,
या निप जीन की सहायता से क्या कर देता है, नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि। हाँ जी, सहजीवी जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मूल गुलिकाओं में संपन्न किया जाता है। सहजीवी जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया है वो कहाँ पे करते हैं, मूल गुलिकाओं में, मूल गुलिकाओं या मूल की गांठों के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्थिरीकरण हेतु नाइट्रोजिनेज एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज तो एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन वहाँ पे मौजूद होता है। यानी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कहाँ पे होता है, मूल गुलिकाओं में, क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है, लैग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसका निर्माण या संश्लेषण कौन करता है, निफ जीन करता है। अभी बात आई थी, ये फिक्सेशन में काम आता है। कौन करता है इसका संश्लेषण, निफ जीन द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीन, मोलिब्डेनम और लौह तत्व द्वारा। ये निफ है, ये किन किन से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से। निफ जीन का निर्माण किन से होता है, प्रोटीन से, मोलिब्डेनम से और फेरस तत्व से या लौह तत्व से मिलकर के निफ जीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करता है। अर्थात जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। इसे हम एक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है और मृदा से हमें जल प्राप्त होता है और जल से हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। साथ में ये 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन और 16 ATP का उपयोग करेगा। 16 किसका उपयोग करेगा, ATP का उपयोग। कौन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ध्यान रखना ये तो वायुमंडल से प्राप्त होगी, ये जल के विघटन से प्राप्त होंगे, H+ और इलेक्ट्रॉन, और 16 ATP है वो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के द्वारा शोषण माध्यम से बने ATP यहाँ पे काम आएंगे। अब ये किस में बदल जाएगा, अमोनिया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। प्लस हाइड्रोजन बनती है, प्लस 16 ADP का निर्माण होता है। इसका निर्माण हो जाता है 16 ADP का। इस प्रकार बनी अमोनिया अमीनो अम्लों के निर्माण में काम आती है। ये जो अमोनिया बनी है ये किसके निर्माण में काम आएगी, अमीनो अम्लों के निर्माण में, अमीनो अम्लों के निर्माण में काम आती है। अमोनिया का स्वांगीकरण भाई हम देखें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा अमोनिया का स्वांगीकरण। अमोनिया का स्वांगीकरण, हाँ जी, अमोनिया का स्वांगीकरण 2 तरीके से होता है। एक तो अपचयनशील अमीनीकरण, कैसे बनेगी, या अमोनिया किस तरह से काम में आती है, अपचयनशील अमीनीकरण, अपचयनशील अमीनीकरण, यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बनी जो अमोनिया है वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के साथ, ये जो अमोनिया बनी है
NH4 प्लस आयन, ये अमोनियम आयन है। देखो NH3 होता है, वो अमोनिया गैस होती है, ये तो गैस है। और NH4 प्लस है, ये अमोनियम आयन होते हैं। ये जो अमोनियम आयन है अपचयन के द्वारा जो बने हैं अमोनियम आयन, ये किसके, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटेनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे NADPH2 काम में आते हैं। NADPH2 यहाँ पे काम आएगा और एंजाइम होगा ग्लूटेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है और बनेगा ग्लूटेनिक अम्ल बनेगा, प्लस ये हाइड्रोजन तो काम में आ जाएंगे, NADP बनेंगे और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। ये तो है अपचयनशील, यानी यहां पे अपचयन हो गया किसका, अमोनिया का ग्लूटेनिक अम्ल के अंदर अपचयन हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस एमिनेज अभिक्रिया। अमोनिया किस तरह काम आएगी, ट्रांस एमिनेज रिएक्शन, ट्रांस एमिनेज रिएक्शन यानी इस अभिक्रिया में एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह का, इस अभिक्रिया के अंदर एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह का स्थानांतरण एक कीटो अम्ल को हो जाता है, जिससे नए प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। इसे हम ट्रांस एमिनेज बोलते हैं। जैसे एक अभिक्रिया के रूप में देखें, जैसे इसको हम R1 मान रहे हैं, ये एक अमीनो अम्ल है, ये दूसरा R2 है, ये कीटोन समूह है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी ये अमोनिया है, NH3 अमोनिया है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह का, कौन से समूह का, अमीनो समूह का, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह का स्थानांतरण एक कीटो अम्ल को हो जाता है। यानी यहाँ से ये अमीनो समूह है वो यहाँ चला जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो इधर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, इधर आ जाता है। तो दूसरे प्रकार का अमीनो अम्ल बन जाता है। कैसे बनेगा, R1C, ये तो कीटो में बदल जाएगा, ये तो किस में बदल जाएगा, कीटो में बदल जाएगा। और R2 है वो अमीनो के अंदर बदल जाता है। ट्रांस अमीनेज यानी अमीनो अम्ल का आपस में क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। अमीनो समूह का आपस में क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। ये अमीनो समूह यानी R1 के बजाय R2 पे चली गई। यहाँ पे अमीनो समूह यहाँ चला गया और कीटो समूह यहाँ पे आ गया स्थानांतरण। यानी R1 के साथ में तो कीटो समूह जुड़ गया और R2 के साथ में अमीनो समूह जुड़ जाता है। यानी ट्रांस एमिनेशन क्रिया द्वारा लगभग 17 प्रकार के एमिनो अम्ल वो बनते हैं। ट्रांस एमिनेशन के द्वारा 17 प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। ये क्रिया थी हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अमोनीकरण। दूसरा हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से, अमोनीकरण। हाँ जी, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से, मृदा में उपस्थित किनसे, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से किसका निर्माण, अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण या अमोनियम यौगिकों का निर्माण, अमोनिया बन जाए या अमोनियम
यौगिक बने, यौगिकों का निर्माण क्या कहलाता है? अमोनीकरण। दोबारा से समझो, मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया या अमोनियम यौगिकों के निर्माण की क्रिया को ही हम अमोनीकरण कहते हैं। पादप है वो नाइट्रोजन स्वांगीकरण करके उसे कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद इसका उपयोग किसमें कर लिया जाता है? कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में कर लिया जाता है। नाइट्रोजन किस रूप में काम में आ जाती है? कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में काम आ जाती है। पादपों में जो नाइट्रोजन है वो पादपों से ये जो नाइट्रोजन है वो जंतुओं में चल जाती है। भाई नाइट्रोजन है वो पहले पादपों में जाती है, पादपों से जो भाई शाकाहारी जीव है उनमें चली जाती है, यानी जंतुओं में चली जाती है। और जंतुओं और पादपों की जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है, और अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में गैस या नाइट्रोजन है अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में मुक्त हो जाती है। यह क्रिया प्यूट्रीफाइंग जीवाणुओं द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? प्यूट्रीफाइंग। कहने का मतलब नाइट्रोजन स्वांगीकरण हुआ, नाइट्रोजन का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में हुआ, यानी कार्बनिक पदार्थ बने किसमें? पादपों में। अब पादपों को किसने ग्रहण किया? जंतुओं ने। और जंतुओं और पादपों की क्या हुई? मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो जो कार्बनिक पदार्थों को विघटन में काम आने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो इस नाइट्रोजन को वापस से अकार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में मुक्त कर देते हैं। ये नाइट्रोजन वापस से वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। इन जीवाणुओं को क्या कहेंगे? प्यूट्रीफाइंग, प्यूट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। यानी नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलने वाले जो जीवाणु हैं उनको प्यूट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। अब ये जो प्यूट्रीफाइंग जीवाणु हैं वो निम्न तरह से क्या करते हैं? जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं उनको तोड़ते हैं। पहला है प्रोटीन अपचयन। नंबर पहला आता है प्रोटीन अपचयन, यानी इस क्रिया में प्रोटीन का विघटन करके अमीनो अम्ल बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पे प्रोटीन का क्या होगा? विघटन होगा, और प्रोटीन के विघटन से अमीनो अम्ल बनेंगे। क्या बनेंगे? अमीनो अम्ल बनते हैं। इस क्रिया के लिए कौन से जीवाणु काम में आते हैं? एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे, क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास जीवाणु काम आता है जो प्रोटीन का विघटन करके उसे अमीनो अम्लों में बदल देता है। दूसरे आते हैं विएमीनीकरण, एमीनीकरण। अभी जो अमीनो अम्ल बने, यानी जो अमीनो अम्ल बने हैं इनको बेसिलस जीवाणु, यानी अमीनो अम्लों को कौन? बेसिलस जीवाणु, बेसिलस जीवाणु क्या कर देते हैं? बेसिलस जीवाणु की कई जातियां हैं, वो अमोनिया में विघटित कर देती हैं। किसमें विघटित कर देती हैं? अमोनिया में विघटित कर देती है। इस क्रिया को विएमीनीकरण कहते हैं, यानी अमीनो अम्लों का विघटन कहा जाता है। अमीनो अम्ल वापस से अमोनिया में विघटित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, दूसरा अमोनीकरण हो गया। अब तीसरा आएगा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, हाँ जी, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। अमोनिया है किस में बदल जाए? नाइट्रेट में। अमोनिया का नाइट्रेट में क्या? ऑक्सीकरण क्या कहलाता है?
नाइट्रीकरण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे भाई नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन ही क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। अब जो नाइट्रीकरण की क्रिया रसायन पोषित जीवाणुओं के द्वारा 2 चरणों में की जाती है। रसायन पोषित जीवाणु है वो 2 चरणों में अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। पहले तो अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होगा। पहले चरण में तो क्या होगा, अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होगा, यानी अमोनिया है वो नाइट्रोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट में बदलेगी। जैसे ये अमोनिया है और ये ऑक्सीजन काम में ली जाएंगी, कौन से जीवाणु की उपस्थिति में, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में किस में बदल जाएगी, नाइट्राइट में। ये नाइट्राइट में बदल गई। हाँ भाई, पहले क्या हुई, अमोनिया किस में बदल गई, नाइट्राइट में। ओ सॉरी, अमोनिया है वो HNO2 किस में बदल गई, नाइट्राइट में बदल गई। अमोनिया किस में, यानी अमोनिया नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट में क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्राइट में क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ पे अमोनिया है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में किस में बदल गई, नाइट्राइट में बदल जाती है। अब दूसरे चरण में क्या होगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। यानी नाइट्राइट है वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में, HNO2 है, ये HNO2 2HNO2 बनेंगे। HNO2 है, यह किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदल गई। किस में बदल गई, नाइट्रेट में बदल गई। तो अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण 2 चरणों में होगी, रसायन पोषित जीवाणुओं के द्वारा। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर कैसे जीवाणु है, रसायन पोषित। पहले चरण में तो अमोनिया नाइट्राइट में बदलेगी, यानी अमोनिया है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट में बदल जाती है। फिर नाइट्राइट है वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट के अंदर बदल जाती है। चौथा हमारा आता है विनाइट्रीकरण। ये तीसरा नाइट्रीकरण होगा, चौथा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण यानी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। देखो, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और नाइट्रेट का नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, विनाइट्रीकरण में भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है, अर्थात उपजाऊपन भूमि का वो घटता है। इसके अंदर बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु, थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु काम में आते हैं। इस क्रिया में कौन कौन से जीवाणु काम में आएंगे, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन में
बदल देते हैं। अब ये हमारे 4 चरण हो गए। प्रथम चरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा जो चरण आया, दूसरे चरण को हमने क्या कहा, अमोनीकरण। पहला चरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा चरण अमोनीकरण। यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया बनी। तीसरा चरण नाइट्रीकरण, अमोनिया से नाइट्रेट बनी। और चौथा चरण नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना। यानी ये चारों चरणों को नाइट्रोजन चक्र के रूप में, एक आरेख के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। एक मैं आरेख बना रहा हूं, उस आरेख के माध्यम से समझते हैं नाइट्रोजन चक्र को। नाइट्रोजन चक्र को देखिए भाई, ये वायु, ध्यान से समझना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। ये वायुमंडलीय क्या है, नाइट्रोजन है। अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन कितने तरीके से भाई फिक्सेशन किया जाता है नाइट्रोजन का, नाइट्रेट में भाई फिक्सेशन होता है। कैसे कैसे होता है, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटती है उस समय, बिजली चमकती है उस समय, तड़ित व औद्योगिक N2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऐसी स्थितियों में ज्वालामुखी फटती हैं, बिजली चमकती है, या फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, जिससे क्या बनती है, अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया है, अब उसका क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। अमोनिया का क्या होता है, नाइट्रीकरण। अमोनिया का नाइट्रीकरण होता है। जीवाणु कौन सा काम में आएगा, नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास जीवाणु काम में आता है। और यहाँ पे क्या बनती है, नाइट्राइट बनती है। क्या बनती है, नाइट्राइट, यानी NO2 माइनस, नाइट्राइट का निर्माण होता है। अब ये जो अमोनिया है वो विनाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में भी बदलती रहती है, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विनाइट्रीकरण। ये सारी क्रियाएं एक साथ समझते चलते हैं। विनाइट्रीकरण हो गया तो अमोनिया किसमें बदलती रह सकती है, नाइट्रोजन में। अब नाइट्राइट का फिर से क्या हुआ, नाइट्रीकरण हुआ, नाइट्रीकरण हुआ। और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर जीवाणु काम में आया। 2 स्टेप अपन ने पढ़ी थी, क्या काम आया, नाइट्रोबैक्टर। और क्या बन गई, नाइट्रेट बन गई, NO3 माइनस का निर्माण हो गया, नाइट्रेट बन गई। अब देखिए, नाइट्रेट का वापस से नाइट्रोजन में बदलना, इसको अपन क्या बोलते हैं, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण कहते हैं। या फिर डायरेक्ट तड़ित, यानी बिजली चमकती है तो सीधा भी क्या बनती है, नाइट्रेट बनती है। ठीक है भाई, नाइट्रेट बन गई। ये तो हो गया तरीका किससे, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, यानी अजैव पदार्थों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। अब दूसरे जैविक जो जीव हैं उनके द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी इसके लिए कुछ जीवाणु व नील हरित शैवाल, जिसको अपन बीजीए बोलते हैं, नील हरित शैवाल N2 का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, जिसको अपन ने जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा था। अब ये नाइट्रेट है, या यहाँ पे जो बनी है नाइट्रेट बनी है, उसका उपयोग कौन कर लेते हैं,
पादप कर लेते हैं। उनका उपयोग कौन कर लेता है? पादप कर लेते हैं। पादपों से ये कहाँ चले जाते हैं? जंतुओं में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जंतुओं के अंदर चले जाते हैं। अब पादपों और जंतुओं की क्या हो? मृत्यु या क्षय होता है, उनका अपघटन होता है मृत्यु के बाद में, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा वापस से उसे किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया में बदल दिया जाता है। यानी जीवाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है? कार्बनिक पदार्थों का विघटन से अमोनिया बना दी जाती है। इसको अमन्य अमोनीकरण कहा था। यानी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विघटन, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाता है? इसका विघटन हो जाता है और ये चक्र निरंतर जारी रहता है। कई बार नाइट्रेट है वो मृदा से गहराई में भी चली जाती है, तो गहराई में चले जाने से जो नाइट्रेट गहराई में, मृदा की गहराई में चली जाती है, वो पादपों को काम में नहीं आ जाती। तो इसको कहते हैं गहराई में चले जाने से क्षय, यानी इसका उपयोग पादप नहीं कर पाते। ये चक्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। दोबारा से समझते हैं एक बार। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज्वालामुखी औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जरिए अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया को नाइट्रीकरण जीवाणु जैसे नाइट्रोमोनास नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में बदलता है। ये वापस से अमोनिया बदल जाए नाइट्रोजन में तो इसको विनाइट्रीकरण कहा जाता है। ये प्रक्रिया अपन ने पढ़ चुके हैं। अब ये नाइट्रेट है या जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा बनी नाइट्रेट है, उसको पौधे उपयोग में ले लेते हैं। पादपों से ये जंतुओं में चली जाती है और पादपों और जंतुओं की जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इसका पुनः से अमोनिया में विघटन कर दिया जाता है। इस तरह यह चक्र है वो निरंतर जारी रहता है, जिसको हम नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। कुछ नाइट्रोजन है वो जल के साथ घुल करके मृदा के अंदर अधिक गहराई में चली जाती है, जो पादपों को भाई काम में नहीं आ पाती। इसे हम गहराई में चले जाने के कारण क्षय कहा जाता है। ये पाठ है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।